आपका कॉन्सेप्ट उतना ही क्लियर होगा। छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो कि आपको सी टेट, चाहे कोई भी टेट हो, चाहे कोई टीचिंग एग्ज़ाम है, उसमें आपकी मदद करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहला काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है, कोहलबर्ग का नैतिक सिद्धांत। कोहलबर्ग का नैतिक सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने 6 अवस्थाओं का वर्णन किया था। कितनी अवस्थाओं का? 6 अवस्था। कौन कौन सी अवस्था है? आज्ञाकारी और दंड की संभावना। इसका मतलब बच्चे बड़ों की आज्ञा का पालन करेंगे, किससे? दंड के डर से, ताकि कहीं उसे दंड ना मिल जाए। व्यक्तिवाद और विनियम, लेन देन का व्यक्तिवाद और विनियम, यानी कि इसके बाद जो संभावना पैदा होती है वह लेन देन का। फिर है आपसी संबंध, दोस्त, दुश्मन, रिश्तेदार, फिर आता है सामाजिक आदेश का पालन। ये काम करना गलत है, सत्य बोलना चाहिए, झूठ बोलना पाप है, इस प्रकार की चीज़ें आती है। फिर आता है सामाजिक संबंध और व्यक्तिगत अधिकार। इस अवस्था में व्यक्ति अपने अधिकारों के प्रति सजग हो जाता है। जैसे पढ़ना मेरा अधिकार है, घूमना मेरा अधिकार है, भोजन करना मेरा अधिकार है, मतलब अपने अधिकारों के प्रति वो सजग हो जाता है। फिर आता है सार्वभौमिक सिद्धांत, यानी कि यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में, कि अगर हम किसी को तंग करेंगे तो ये कानून हमें सजा देगा। ये क्या है? सार्वभौमिक सिद्धांत, रूल है। तो इस प्रकार की ये 6 अवस्थाओं का इन्होंने वर्णन किया था, और ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। इस प्रकार भी पूछा जाता है कि किस अवस्था में बच्चा आपसी संबंध को समझने लग जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा? 3rd अवस्था में। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ये कोहलबर्ग का मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी है, इसकी 6 अवस्थाएं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा एक आंतरिक स्थिति होती है जो कि मनोव्यवहारिक क्रिया है। अभिप्रेरणा क्या होती है? देखो, अभिप्रेरणा 2 प्रकार की होती है, पहली और दूसरी। पहली होती है आंतरिक और दूसरी होती है बाह्य। किसी बच्चे के अंदर बचपन से ही ये देखा गया है कि मुझे पुलिस बनना है, मुझे आईएएस बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, और अंदर से एक मोटिवेशन आती है, उसको बोलते हैं आंतरिक अभिप्रेरणा। और एक होती है बाह्य अभिप्रेरणा। मान लो किसी बच्चे ने बहुत अच्छा कार्य किया तो टीचर ने उसके ऊपर ताली बजवाई या उसे कोई पुरस्कार दिया, तो ये होगी बाह्य अभिप्रेरणा। फिर उसको मोटिवेट होगा कि आज मेरे को टीचर ने ताली बजवाई है, या मुझे कोई पुरस्कार दिया है, या मुझे शाबाशी दी है, तो उसको इन्हेंसमेंट मिलती है वो काम और करने की। तो ये अभिप्रेरणा के प्रकार है। लेकिन जो सबसे अच्छी और प्रबल अभिप्रेरणा पाई गई है वो है आंतरिक, जो कि परमानेंट हो सकती है। बाह्य अभिप्रेरणा के लिए आपको बाहरी रूप से उसको बार बार फोर्स करना पड़ेगा, कंटिन्यू, तब जाके ये काम करती है। लेकिन अगर इन दोनों में बेस्ट पूछा जाए तो यही होगा। आंतरिक अभिप्रेरणा सबसे ज़्यादा मनुष्य को प्रभावित करती है। मान लीजिए किसी ने आपके ऊपर मतलब कोई बच्चा है, वो पढ़ लिख नहीं रहा, और किसी ने उसे कमेंट कर दिया, कटाक्ष कर दिया, और वो बात उसके दिल पे लगी, तो अंदर से इसको मोटिवेशन मिलेगी कुछ करने के लिए। तो ये मनोव्यवहारिक क्रिया होती है। अगला है अब्राहम मैस्लो ने आवश्यकता पदानुक्रम का से प्रतिपादन किया था। अब्राहम मैस्लो ने ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ भी चुका है कि 1 से 2 वर्ष के बीच में व्यक्तिगत आवश्यकताएं होती है, 3 से 4 वर्ष में सामाजिक आवश्यकताएं होती है, 5 से 7 वर्ष में बौद्धिक आवश्यकता होती है। क्वेश्चन आ जा सकते हैं कि अब्राहम मैस्लो ने आवश्यकता पदानुक्रम के अनुसार किस वर्ष में सामाजिक आवश्यकताओं की ज़रूरत होती है? तो इसका आंसर क्या होगा? 3 से 4 वर्ष। तो ये जो रक्षा और आवश्यकता और जो आवश्यकता ये है आपका 1 से 2 वर्ष, ठीक है। फिर है सामाजिक आवश्यकता है, ये होता है आपका 3 से 4 वर्ष की आयु में। और फिर बौद्धिक आवश्यकता है जिसमें आपको आत्मसिद्धि की आवश्यकता की जरूरत पड़ेगी, वो है 5 से 7 वर्ष की आयु में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये इसका मैस्लो का सिद्धांत था, आप इसको देख सकते हैं। पूछा भी जा सकता है कि मैस्लो का सबसे आधार या सबसे पहला सिद्धांत कौन सा है, तो उसका आ जाएगा शारीरिक आवश्यकताओं का। ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है कि बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? तो बुद्धि का प्रथम सिद्धांत बिने और साइमन ने मिलकर दिया था 1900
1905 में। कब दिया था? 1905 में। ये बिने जी की तस्वीर है, बिने, जिन्होंने प्रथम बार बुद्धि के ऊपर प्रयोग किए थे 1905 में। और इन्होंने क्या कहा था? बुद्धि को सही निर्णय लेने या अच्छी तरह से समझने और तर्क करने की योग्यता के रूप में परिभाषित किया था। किसके रूप में परिभाषित किया था? कि एक तो निर्णय लेने के ऊपर, कि बुद्धि क्या करता है? निर्णय लेता है, और क्या करता है? फिर समझता है। उसके बाद क्या करता है? ये तर्क करता है, तर्क करना के रूप में परिभाषित किया। यानी कि बिने ने जो बुद्धि का सिद्धांत दिया उसमें ये 3 तथ्य जरूर आएंगे: निर्णय, समझना और तर्क करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेस्लर ने भी बुद्धि का सिद्धांत दिया था 1939 में। 1939 में वेस्लर ने बुद्धि का सिद्धांत दिया, और इन्होंने क्या कहा? बुद्धि का समायोजन करने की व्यापक क्षमता को के रूप में परिभाषित किया। यानी कि बुद्धि क्या करती है? समायोजन करती है। समायोजन करती है। किसके साथ करती है? वातावरण के साथ समायोजित करने में आपकी हेल्प करती है। अगर बुद्धि नहीं होगी तो आप वातावरण, अपने एनवायरनमेंट के साथ समायोजन नहीं कर पाओगे। तो वेस्लर ने बुद्धि को समायोजन की व्यापकता के रूप में परिभाषित किया। अगला पढ़ते हैं। हावर्ड गार्डनर ने बुद्धि का सिद्धांत दिया था 1986 में। एक सिद्धांत दिया, और इसने इस सिद्धांत का महत्वपूर्ण बिंदु क्या था? समस्या समाधान करने की योग्यता को बुद्धि का कौशल कहा। यानी कि अगर कोई बच्चा किसी समस्या का समाधान करता है, क्या सॉल्यूशन निकालता है, तो उसमें उसकी क्या करती है? बुद्धि हेल्प करती है। क्या करती है? हेल्प करती है। तो इसी में हावर्ड गार्डनर ने कहा कि जो बुद्धि है वो समस्या समाधान करने की योग्यता है और एक कौशल है। ठीक है, तो आपको मैं एक बात और बता दूं कि हावर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का भी सिद्धांत दिया था, ये ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, रॉबर्ट स्टेनबर्ग ने 1997 में बुद्धि का सिद्धांत दिया। ठीक है, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने 1997 में बुद्धि का सिद्धांत दिया था। क्वेश्चन आ सकता है कि स्टेनबर्ग ने किसका सिद्धांत दिया? तो रॉबर्ट स्टेनबर्ग ने भी 1997 में बुद्धि का सिद्धांत दिया था। किसका? बुद्धि का, इंटेलिजेंस का सिद्धांत दिया था। अगला, चार्ल्स स्पियरमैन 1927 में बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया। चार्ल्स स्पियर ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया था? द्विकारक। इसने बुद्धि को 2 प्रकार बताया, एक तो सामान्य बुद्धि बताया, और एक बताया इसने विशिष्ट बुद्धि। ठीक है, सामान्य को उसने जी के नाम से इंडिकेट किया और विशिष्ट को एस के नाम से इंडिकेट किया। तो स्पियरमैन के अनुसार बुद्धि 2 प्रकार की होती है, सामान्य और विशिष्ट। तो द्विकारक सिद्धांत के नाम से भी इसे जाना जाता है। अगला है, लुई थर्सन ने 1938 में प्राथमिक मानसिक क्षमताओं का सिद्धांत दिया, और इसने बताया कि बुद्धि 7 कारकों से मिलकर बनती है। कितने कारकों से मिलकर बनती है? 7 कारकों से मिलकर बनती है। लुईस थर्सन ने ये बताया था कि बुद्धि के 7 प्रमुख मेजर कारक होते हैं जो उसको प्रभावित करते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि किस मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि के 7 मुख्य कारकों का वर्णन किया था? तो आंसर होगा लुईस थर्सन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जीन पियाजे तो आपको सबको पता है। जीन पियाजे ने 1896 से 1980 के बीच में संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, और इसने बताया कि ज्ञान का जो निर्माण होता है वो स्वयं से होता है, ना कि दूसरों से ग्रहण करता है। यानी कि इसने वातावरण को बिल्कुल खारिज कर दिया। इसने बोला कि जो ज्ञान का निर्माण होता है वो खुद से होता है, ना कि वातावरण से होता है। इसलिए जीन पियाजे ने इसे संज्ञान का मतलब होता है समझना, खुद से समझना कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, आपने उसको देखा तो आपने क्या समझा, और जो आपने समझा उसी से आपका ज्ञान का निर्माण हुआ। तो इसी वजह से जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। ये स्विस के रहने वाले थे। कहाँ? स्विस के रहने वाले थे, और इसने अपने ही बच्चों पर एक्सपेरिमेंट किए थे, खुद के बच्चों पे एक्सपेरिमेंट किए थे, तब जाके इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
और इन्होंने बताया कि जो संज्ञानात्मक विकास से जो तात्पर्य है वो चिंतन के गुणात्मक परिवर्तन से, चिंतन के गुणात्मक यानी कि आप जो सोच रहे हो, जो आपकी सोच है, आप वो मल्टीपल टाइम सोच पा रहे हो, कई बार थिंकिंग कर पा रहे हो, उसमें चेंजेस कर पा रहे हो, तो वो आपका थॉट प्रोसेस है। मान लीजिए मैंने कोई टॉपिक दिया, कोई भी, मान लीजिए मैंने आपको वाटर बोला, तो आप वाटर का एक ही मतलब तो है ना बताइए कि वाटर से सिर्फ पानी ही पिया जाता है। आप बताओगे वाटर पानी पीने में भी काम आता है, इंडस्ट्री में भी काम आता है, खाना बनाने में भी काम आता है। तो आपने क्या किया, चिंतन का गुणात्मक परिवर्तन कर दिया ना, तो यही संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य है। अगला आप है ना, जीन पियाजे जी ने ना एक वर्ड भी बताया था, स्कीमा। आपको पता होगा स्कीमा। स्कीमा क्या होती है? एक ऐसी मानसिक संरचना है जो व्यक्ति विशेष के मस्तिष्क में सूचनाओं को संगठित करती है और व्याख्यात करने हेतु विद्वान रहती है। यानी कि एक बच्चा है, ठीक है, आप इसके भाई 2 पैर है और इसको जूते पहनने हैं। आप जूते पहनने के लिए फीते बांधने की जरूरत पड़ती है और मोजा पहनना पड़ता है। अब जब इसने पहली बार जब इसने जूता पहनाया होगा तो खुद से तो पहना नहीं होगा, तो जिसने भी इसको जूता पहनाया इसने इसको ऑब्जर्व किया, भाई जूते पहले जुराब पहनते, फिर जूता पहनते, फिर लेस बांधते हैं। तो इस तरीके से जब ये कंटिन्यू 2-3 बार हुआ तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इसके स्कीमा में जाके बैठ गई और उसको स्टेप टू स्टेप इसके स्कीमा में जाके बैठ गई। जब ये बच्चा 2-4 बार जूते पहनाने के बाद ये बच्चा खुद से जूता पहनेगा और खुद ट्राई करेगा और सिस्टमेटिक तरीके से करेगा। पहले ये क्या पहनेगा, जुराब, फिर क्या करेगा, ये जूते पहनेगा, फिर ये क्या करेगा, लेस को बांधेगा। सिस्टमेटिक तरीके से हो रहा है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। तो इस तरीके से जो इन्फॉर्मेशन इसने मिली और इसको एक संगठित रूप से इससे दिमाग में बैठ गया और जब इसको ये करने का मौका मिला तो इसने स्टेप टू स्टेप तरीके से किया। तो इसी को हम बोलते हैं स्कीमा। यानी कि सूचनाओं का, जो भी सूचनाएं उसे मिल रही है उसको वो संगठित करके एक पैटर्न में बनाता है। क्या, एक पैटर्न में बनाता है, स्टेप 1, स्टेप 2, और उसको अपने दिमाग में भरता है। जब भी वो इंसिडेंट आता है तो वो उस सूचनाओं का यूज़ करता है, उसी को हम बोलते हैं स्कीमा। चलिए आगे बात करते हैं, आत्मसातीकरण क्या होता है? जिसमें बालक नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान में शामिल कर लेता है, अर्थात नए ज्ञान को पुराने स्कीमा में आत्मसात कर लेता है। मान लो कोई बच्चा है, उसे साइकिल चलानी आती है पहले से ही, अब उसने बाइक चलानी सीखी, अब साइकिल चलाना आती है तो बाइक वो जल्दी सीख जाएगा। तो आपने ये जो पूर्व ज्ञान था और ये नया ज्ञान था, अब इसने क्या किया कि ये जो नया ज्ञान है ये पूर्व ज्ञान में शामिल कर लेगा। तो इसी को बोलते हैं हम आत्मसातीकरण, यानी कि पूर्व ज्ञान, और आपको जो नया ज्ञान मिल रहा है आपने उस नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान के साथ शामिल कर लिया, उसको स्वीकार कर लिया, तो उसको बोलते हैं हम स्कीमा, आत्मसातीकरण। ठीक है, बात करते हैं अगले के, समायोजन क्या होता है? समायोजन वह मानसिक प्रक्रिया जिसमें बालक नई सूचनाओं को वातावरण के साथ समायोजित कर ले। यानी कि मान लीजिए आपको कोई वातावरण के साथ आपको कोई मान लो ज्ञान मिला, नया ज्ञान, और वातावरण के साथ आपने उसको साथ समायोजित कर लिया। जैसे एक मैं आपको बताता हूँ, कोई भी आपने आपको स्कूल में बताया गया कि सड़कों पर गंदगी फेंकना गलत बात होती है। ये एक नया ज्ञान स्कूल में सिखाया गया। अब आप ये जो चीज़ आपने सीखी है आप वो बाहर नहीं कर रहे और आप बोल रहे हो कि नहीं ये गलत बात है। तो आपने क्या किया, जो इन्फॉर्मेशन मिली और जो आउटसाइड में जो वातावरण है आपने उसके साथ समायोजित कर लिया कि भाई ये चीज़ गलत है, ये नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर आप गंदगी फेंक रहे हो और फिर दूसरा आपको बोल रहा है कि नहीं गंदगी फेंकना गलत बात है, तो वहाँ पे एक कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाएगा। क्या कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाएगा? कन्फ्लिक्ट कि भैया मैं तो फेंकूंगा, मुझको तो ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली, आप मुझे मना क्यों कर रहे हो? तो वो वातावरण के साथ समायोजित करने में कंफर्टेबल फील नहीं करेगा। ठीक है, तो उसको हम समाध्यकरण बोलते हैं, वो आगे का आएगा वर्ड। लेकिन अगर आप उसे वातावरण के साथ समायोजित कर लेते हो नई सूचनाओं को, तो वो समायोजन कहलाता है। अब एक आता है समाध्य धारण।
ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। जब नया ज्ञान और पूर्व ज्ञान में असंतुलन हो जाता है तो उस समय बालक आत्मसातीकरण और समायोजन दोनों प्रक्रियाओं का आरंभ कर देता है। मान लीजिए एक बच्चे को साइकिल चलानी आती है और उसको हवाई जहाज चलाना सीखना है। अब तो ये जो पुराना ज्ञान था, पूर्व ज्ञान था, और ये जो नया ज्ञान है, क्या ये इसमें हेल्प करेगा? बिल्कुल हेल्प नहीं करेगा। तो अब क्या करेगा? अब उसे पता है, अब उसके दिमाग में कन्फ्लिक्ट हो रहा है कि भाई मैं हवाई जहाज चलाना कैसे सीखूँ, कैसे करा। तो अब जो उसने आत्मसातीकरण किया है कि भाई वातावरण और समाज और ये दोनों इसमें हेल्प करेंगे इसको संतुलन बनाने में, संतुलन बनाने में। और संतुलन कैसे बनेगा? जो भी इसको ज्ञान मिला है उसे यूज़ करेगा कि भैया साइकिल चलाना और हवाई जहाज चलाना दोनों अलग बात है, उसके लिए एक पर्टिकुलर एज और एक ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो उसको आत्मसात कर लेगा। तो उसी को हम बोलते हैं साम्य धारण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आज मैंने आपको कुछ कैप्सूल्स दिए हैं, आशा है कि ये आपको समझ में आया होगा, और मैं कोशिश करूँगा कि इससे भी बेहतर वीडियो आपको बना के दूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आपको मैं कुछ नए नए कैप्सूल्स दूंगा जो आपके कॉन्सेप्ट और आपके थिंकिंग लेवल को बढ़ाएगा और एग्ज़ाम को क्लियर करने में हेल्प करेगा। तो आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम टीचिंग कैप्सूल्स है। तो थैंक यू वेरी मच। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।